नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरी उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो टॉपिक कल ख़त्म हो गया था, इसके कुछ सवाल करने हैं। सवालों का एक बार देख लेते हैं कौन कौन से सवाल इसमें बनते हैं। ये जुट जाइए जल्दी से। तो एमसीक्यू करेंगे, टॉपिक ख़त्म है। और क्योंकि एमसीक्यूज़ क्लास है, कल जो टॉपिक होगा, कल से जनगणना। और क्योंकि मैंने पूछा था, पर ज़्यादातर का आपका कहने का मतलब है कि जी जनगणना हमें तो ऐप में ही करवाइए, क्योंकि हमारा स्पेशल टॉपिक है तो हमें ऐप में ही करवाइए। और क्योंकि आप लोगों ने कोर्स लिया है भाई, तो आपकी बात मानते हुए कोर्स इसी में करवा देंगे। शायद 2 दिन के आसपास ये टॉपिक चलेगा। और आप लोग कहेंगे एमसीक्यू भी करवा दो, तो तीसरे दिन क्लास चल जाएगी, क्योंकि ये लगभग 2 घंटे के आसपास की क्लास जनगणना की बैठती है ना। तो ठीक है, अब आप लोगों की डिमांड कोई तो नहीं है, थम्स अप कर दीजिए। कल से जनगणना 2 दिन टॉपिक चलेगा, 2 दिन में टॉपिक ख़त्म, पार्ट 1 पार्ट 2। और अगर आप उसके बाद एमसीक्यू चाहेंगे तो तीसरे दिन में एमसीक्यू ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। ऐसा हो सकता है कि एमसीक्यू हम यूट्यूब पे रख लें, ताकि आपको उस दिन यूट्यूब पे एमसीक्यू कर लो और अगली क्लास शुरू हो जाए। चलिए देख लेते हैं पहला सवाल। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस कर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे। अराजपत्रित यानी कि कौन है बताओ। जो नॉन गजेटेड है, जैसे इंस्पेक्टर हो जाएगा, जैसे कौन हो जाएगा बेटा। आपने देखा था कि आईपीएसओ के लिए तो नियम बना हुआ है, वर्दी का बना हुआ है या नहीं बना हुआ है बताओ बेटा। इसके बाद यूपीएचजी के अगर जनगणना को भी मिलाते हो तो 4 टॉपिक हैं, जनगणना हटा देते हो तो 3 टॉपिक हैं। चलिए तो बताइए किसकी। तो सीधे सीधे सवाल आएगा और आपको करना पड़ेगा बेटा डीजी। एक दोनों से क्यों, दोनों का क्यों भाई। पुलिस का चीफ कौन है। देखो जो आईपीएस हैं उनके तो वर्दी के नियम है, ठीक है, वर्दी के नियम बने हुए हैं, कल हमने पढ़े थे। लेकिन जो नॉन गजेटेड है, नॉन गजेटेड उन लोगों के लिए जो पुलिस महानिदेशक यानी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी जो डीजीपी फाइनल कर देंगे ना, वही वर्दी उन्हें पहननी है। क्या पहननी है, वही वर्दी उन्हें पहननी है। ठीक है, चलिए पहला सवाल ये था। दूसरे सवाल पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती के लिए परीक्षा और साक्षात्कार कौन लेता है। पुलिस उपाधीक्षक का मतलब है डिप्टी एसपी, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को हम क्या कह देते हैं, डिप्टी एसपी यानी डीएसपी बराबर डीएसपी। हम डीएसपी नाम से ज्यादा जानते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती के लिए कौन परीक्षा लेता है, कौन लेता है। तो उपाधीक्षक की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग लेता है, पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। कौन लेता है, पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। ठीक है, आप में से ज्यादातर का सवाल ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आओ। सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हों थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा। देखो ये 1-2 सवाल ऐसे हैं जो किसी और एग्जाम में आए हैं, आपके यूपी पुलिस रिलेटेड एग्जाम में नहीं आए, पर मुझे लगा ये महत्वपूर्ण है तो मैंने ये शामिल कर लिए हैं। वैसे आए किस में है, ज्यादातर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए हैं। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है ना, जैसे डिपार्टमेंट में आप अपने प्रमोशन के लिए एग्जाम देते हो, तो तब ये माना जाता है कि भैया आपको डिपार्टमेंट की अब नॉलेज हो गई है ठीक ठाक, आपको उस हिसाब से ही जवाब देने हैं। वैसे जितना हमने पढ़ा है उससे बहुत नीचे के लेवल के सवाल कांस्टेबल में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए तो यहां याद रखना है बेटा पुलिस प्रपत्र 2014 214 बताओ क्या, या 124। तो 214 पुलिस का एक फॉर्म होता है 214, और उसमें क्या होता है कि सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हों थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा। हालांकि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम का है, पर मुझे सही लगा तो एक बार, क्योंकि एक ही संख्या तो याद करनी है, कर लेते हैं। यह सवाल शायद कांस्टेबल के एग्जाम में आया था। उत्तर प्रदेश का आर्म्ड
कॉन्स्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, किस वर्ष पास किया गया था? आर्म्ड कॉन्स्टेबली यानी जो जैसे पीएससी है ना, उस तरह का जो है, उस तरह के बल के लिए जो किया गया। और बहुत बढ़िया, आप में से ज्यादातर का कहना है कि भैया 4 का ए, 1948। कल ही हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1948 में पारित किया गया था। ठीक है, इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? अखिल भारतीय, हमने कल पढ़ा था कि जब शुरुआत में एक एक्ट आया था ऑल इंडिया सर्विसेज का 1951 में, तब दो ही सेवाओं को ऑल इंडिया सर्विस माना जाता था, दो ही सेवाओं को माना जाता था। हाँ जी, फिर अब तीसरी सेवा और जोड़ दी गई थी, तो ये मान लो ये आईएएस होती है, आईपीएस होता है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 होते हैं। तो इनमें से तो केवल एक ही ऑप्शन है, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को माना जाता है। इसको माना जाता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को। ठीक है, चलिए अटेम्प्ट कर पा रहे हैं सवालों को? बताओ, ये सब आए हुए सवाल हैं, इनमें एक सिंगल सवाल भी मैंने ऐसा शामिल नहीं किया है जो कहीं पेपर में ना आया हो। क्या सबको अटेम्प्ट कर पा रहे हो? बताना जल्दी। भारतीय पुलिस सेवा के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होते हैं? देखो, आईपीएस जो सेवा है, सर्विस है, उसको कौन कंट्रोल करता है? इसका सीधे सीधे यहां इस भाषा को समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। आप अंग्रेजी में कई बार आसानी से समझोगे, हिंदी मुश्किल पड़ेगी, तो जहां समझ में ना आए एक बार अंग्रेजी वर्जन भी पढ़ लेना। तो भारतीय पुलिस सेवा के लिए मैंने कल ही बताया था कि भैया जैसे सीबीआई को कार्मिक मंत्रालय यानी डीओपीटी करता है, डीओपीटी, ऐसे ही इसको कौन करता है? गृह मंत्रालय। और खुशी हो रही है देख के कि आप में से ज्यादातर लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया? यानी इंडियन पुलिस या इंडियन इंपीरियल पुलिस, ये लिखाएगा वर्ड, इसको भारतीय पुलिस सेवा से यानी आईपीएस के द्वारा, इंडियन पुलिस सर्विस के द्वारा बदला गया। तो जो बच्चे 1947 कह रहे हैं वो ठीक है, 48 वाले ठीक हैं? 1948 कल ही पढ़ा था हमने कि 1948 से पहले क्या करते थे और 1948 के बाद क्या बदलाव आए। तो सीधे सीधे भैया इंडियन पुलिस को, या इंडियन जो हमारी कौन सी पुलिस है जो उनके अंतर्गत काम कर रही थी तो इंपीरियल बोल देते थे, उसको इंडियन पुलिस सर्विस से कब बदला गया है? 1948। कल हमने पढ़ा था, अगर किसी को याद नहीं है तो वो गलत कर चुका होगा। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? जोन आपको पता है, एक हो गई यूपी, जब यूपी के नीचे जाओगे तो 8 बच जाएंगे जोन। आपको पता है जोन को कौन हेड करता है? जोन को एडीजी, एडीजी हेड करता है। फिर इसके नीचे आएंगे, ये क्या है? यूपी। यूपी को बदला है किसने बेटा? एक ये हो गया यूपी, यूपी को जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएंगे जोन, और जोन है 8। फिर नीचे जाएंगे तो रेंज, और रेंज है 18। कितनी है? 18। फिर नीचे जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट, हमने कल ही पढ़ाया था, और डिस्ट्रिक्ट में हमने बताया था डिस्ट्रिक्ट में 2 तरह के सिस्टम है। 68 डिस्ट्रिक्ट में पुलिस प्रणाली है, 7 में कमिश्नरी सिस्टम है। फिर आता है सर्कल, तो ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट में कौन हेड हो सकता है। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट को जो हेड करेगा वो छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो एसपी, और बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो एसएसपी, और डिस्ट्रिक्ट के किसी एक हिस्से को कभी कभी एएसपी को दे दिया जाता है। इसको दे दिया जाता है, एएसपी को दे दिया जाता है। और सर्कल से नीचे होता है बेटा थाना। क्या होता है? पुलिस स्टेशन, जिसको पुलिस स्टेशन का इंचार्ज यानी कि एसएचओ करता है। तो हम यहाँ के गणित के हिसाब से आए तो हमारा 8 हो जाएगा। और इसको कौन हेड करता है? तो जोन को एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करता है। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। जल्दी बताओ, क्या रेंज को आईजी करता है? क्या रेंज के ऊपर आईजी बैठा होता है? क्या रेंज के ऊपर आईजी बैठा होता है? एक बार थम्स अप मुझे आपसे चाहिएगा, जल्दी कमेंट करके बताओ।
आगे आ जाइए। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन, तो जैसे यूपी का तो मुझे पता है, लखनऊ पहला साइबर, यानी कि जो साइबर अपराधों से मिलने के लिए, लड़ने के लिए हो, यहाँ हो जाएगा बेंगलुरु, यहाँ हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था बेंगलुरु में। कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में। ठीक है, और यूपी का लखनऊ में। आप अब बताना लास्ट में कितने सवाल गलत हुए हैं। जो नया सवाल हो, 2-3 सवाल मैंने लिए हैं नए जो हमने थ्योरी में नहीं पढ़े, उनको हटा देना, वो आप अपने स्कोर में काउंट मत करना, उन्हें गलत भी मत मानना। बाकी जो गलत हुए हैं बताना। भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे, बताओ। ये सीधे सवाल आता है बेटा सिविल सेवा के, और ये सीधे सीधे आपको जवाब देना होता है। जो सिविल सेवा के INR पिल्लई हैं, हालांकि ये आपके किसी पेपर में नहीं आए हैं, ये अलग एक पेपर में आए हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, यानी ये MVPNPA ये जो है, तो ये किसके पास स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखना है बेटा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, बताओ जल्दी से। बताओ कहां पे है? हैदराबाद, बहुत शानदार। ठीक है, यहाँ एस कर देना है गलती से, ये गलती से SM हो गया है, सरदार के लिए ना ये एस। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद के पास स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? यूपी पुलिस का जो चिन्ह बना हुआ है आपको पता है, 2 मुख्य चिन्ह हैं, और उनमें जानवर कौन सा है? तो जानवर उनमें 2 मछलियां, कल हमने पढ़ी थी, है ना, पढ़ी थी ना, 2 मछलियां और एक अशोक स्तंभ पढ़ा था। तो यहां भी आपको सवाल गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वर्तमान में ध्यान रखना है, क्योंकि ये पुराना सवाल है, ये पुराना MCQ है। ठीक है, पुराना MCQ। तो उस टाइम पे था ही कहाँ पे? उस टाइम पे था ही यहाँ। ठीक है, पर वो एग्जामिनर जानता है कि आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, तो या तो वो नया लिख के देगा आगे को, या तो नया लिख के देगा। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर यहाँ आएगा तो या तो नया आएगा। तो नया मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। कहाँ पे है? नया मुख्यालय लखनऊ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन। और ये PYQ है बेटा, ये पूछा हुआ है, और हमें अगर थोड़ी सी समझ है, हमने कल बताया था 5 चरण होते हैं। उन 5 चरणों में से आप अगर ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होता है, ये कह रहा है फिजिकल टेस्ट होता है अगर यूपी पुलिस में आपको चयन करवाना है, अगर अपॉइंटमेंट लेना है, होता है जी। आप कहोगे कि आपसे कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मानी जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल मानी जाएगी भैया। एज एलिजिबिलिटी मानी जाएगी? भैया एज आपकी है नहीं, पर भाषा परीक्षण यूपी में नहीं होता, कोई भी नहीं देखता। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है वो भी लग जाएगा, हिंदी मीडियम वाला है वो भी लग जाएगा, जिसपे मतलब मेनली पेपर देना है, ये नहीं देखा जाएगा उस पर कोई सी एक भाषा आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो भाषा परीक्षण जनरली इसमें नहीं होता है। इन चारों में से अगर देखें तो एक पेपर जरूर होता है, वो अलग बात है, लेकिन भाषा परीक्षण अलग से लैंग्वेज टेस्ट नहीं आता। भारतीय पुलिस सेवा के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन है? देखो, संवर्ग का मतलब है कैडर। भैया कौन किस कैडर में जाके नौकरी करेगा, कौन कौन से स्टेट में करेगा, तो ये तो आप सबको ही पता होगा ज्यादातर कि ये गृह मंत्रालय करता है क्या। तो यहाँ इनका कैडर का जो कंट्रोल है वो भी कौन करता है? वो भी गृह मंत्रालय ही करता है। कैडर की कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी कौन है? गृह मंत्रालय है। ठीक है, कैडर को भी गृह मंत्रालय ही करेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? अब ये IAS का हो सकता है आपसे पूछ ले, क्योंकि IAS भी तो होता है, IAS भी। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का
जो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं यानी जो ट्रेनिंग पे अधिकारी होते हैं, तो आपने सुना होगा जैसे आईपीएस की होती है हैदराबाद में, वैसे ही आईएएस की जो होती है बेटा वो कहाँ होती है, मसूरी। और ये किसके नाम पे है, तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी है, नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आईएएस अधिकारियों की क्या करवाती है, ट्रेनिंग करवाती है। तो ये दो अलग अलग हैं और इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, दोनों के बारे में। आगे देखिए, आपसे बाद में बात करेंगे आज, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगी ये वाली चीजें, तो 5 मिनट आपसे लास्ट में बात करेंगे। एक बार देखिए अभी फिलहाल, केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां किसमें निहित हैं, जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती हैं, बताओ इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें जैसे सीबीआई जैसी जो चीजें हैं वो संबंधित हैं, जिससे कि सीबीआई की जांच से संबंधित जो न्यायिक शक्तियां हैं। तो आपको पता है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट आया था 1946 में, और यहीं पे ये शक्तियां दी हुई हैं। कहाँ दी हुई हैं, यहीं पे शक्तियां दी हुई हैं, तो डी हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया, भारतीय वन सेवा को, इसको करो, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था, बताओ। तो यहां 1963 और 66 में एक होना चाहिए। 1963 में तो संशोधन हुआ था, 1963 में संशोधन हुआ था, कल हमने पढ़ा था, और ये सवाल आ रखा है, देख लो, ये पीवाईक्यू है। और ये 1966 में वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में क्या कर दिया गया था, शामिल कर लिया गया था। उससे पहले केवल दो ही थी, आपको पता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा प्लस भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है चीजें। चलिए आगे आ जाइए। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो हमें देखना है कि भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है क्या, या जेबी कृपलानी को जाना जाता है, या जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है। तो इस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। चलिए, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज यानी एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है, ये सवाल आ रखा है। देखो, एफआईआर का अगर हिंदी में रूप पूछेगा तो प्रथम सूचना रिपोर्ट, हो सकता है केवल हिंदी में ही दे दे, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी सबसे जो पहले सूचना जाती है उसके आधार पर जो रिपोर्ट बनती है उसको कहते हैं, ठीक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंग्रेजी में कहा जाता है। क्या, अंग्रेजी में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, फर्स्ट इंक्वायरी नहीं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एक दो बच्चे ए लगा रहे हैं, बेटा ए नहीं, इंक्वायरी नहीं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी पहली सूचना के आधार पर जो चीज क्या है, रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, उसको हम बोलेंगे, ठीक है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। तो आपको पता है पुलिस को जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वो तो राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक है, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री होता है, और ये साल में 2 बार, मैंने बताया था कल, क्या इस साल में 2 बार दिया जा सकता है, क्या ये गणतंत्र दिवस पे भी दिया जा सकता है, और क्या ये स्वतंत्रता दिवस पे भी दिया जा सकता है। हाँ जी, स्वतंत्रता दिवस पे भी दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं, तो इनमें से कौन है बताओ। यूपी में या किसी भी स्टेट में जो सर्वोच्च रैंकिंग वाले होते हैं ना, वो डीजीपी होते हैं। कौन होते हैं, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। जहां ये पुलिस उपायुक्त, जहां ये कमिश्नर वर्ड आ जाए तो कमिश्नरी तो बेटा वहां होती है जहां कमिश्नर प्रणाली लागू हो। जैसे आपके यहाँ 7 राज्य हैं यूपी में, वहां कमिश्नर होता है, दिल्ली में कमिश्नर होता है, मुंबई का कमिश्नर लगता है, तो वो कमिश्नरी प्रणाली बिल्कुल अलग है, ठीक है, कमिश्नरी प्रणाली बिल्कुल अलग है।
मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कहा गया है कि जिन मार्गों से जुलूस गुजर सकता है उनका निर्धारण कौन सी रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। देखो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन आया है, लेकिन ये आपके पेपर में नहीं आया, ये भी एक डिपार्टमेंटल एग्जाम में आया है। जो डिपार्टमेंट में आदमी रह लिया ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा जानकारी की उम्मीद रखी जाती है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जामिनर पीछे से कोई सवाल देखता है और चेप देता है ऐसे ही। तो इसलिए उन 2-4 सवालों को, जैसा मैंने कहा था, मैंने शामिल कर लिया है, कभी सीधे सीधे कोई सवाल रिपीट की संभावना ना बन जाए। ठीक है, चलिए तो इनमें से बताओ कौन है वो, कौन है? क्या वो उपनिरीक्षक है? अरे नहीं भैया। क्या जिला पुलिस उपाधीक्षक है? क्या पुलिस उपनिरीक्षक है? पुलिस सब इंस्पेक्टर? तो सीधे सीधे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है बेटा, सहायक जिला पुलिस अधीक्षक। ठीक है, सहायक, ध्यान रखना है आपको, जिला पुलिस अधीक्षक, जिसको हम एएसपी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जिसको हम क्या कह देते हैं? एएसपी कह देते हैं। तो मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कि जुलूस जहां जहां से गुजरेगा उसे कम से कम एएसपी रैंक का अधिकारी, ठीक है, एएसपी रैंक का अधिकारी ही डिसाइड कर सकता है, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? क्या सेवा वीरता बंधुता है? क्या सत्यमेव जयते है? क्या सेवा सुरक्षा शांति है? या सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। निम्नलिखित में से क्या पुलिस की दैनिक भूमिका में शामिल नहीं है? इनमें से क्या पुलिस की दैनिक भूमिका में शामिल नहीं है? तो कानून को निष्पक्ष रूप से बनाए रखना और लागू करना, ये रोज काम करती है पुलिस या नहीं? निजी संपत्ति का सुरक्षा गार्ड बनना, सार्वजनिक व्यवस्था को बढ़ावा देना और संरक्षित करना, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना। तो पुलिस का दैनिक काम ये नहीं है कि वो किसी की क्या सिक्योरिटी गार्ड टाइप काम करे, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को। यानी आप पुलिस से ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते कि भैया क्या करोगे तुम, रोज शाम को भैया मैं ड्यूटी करने जाता हूं, तुम मेरे घर के आगे खड़े हो जाना यार, रोज तुम्हें यही ड्यूटी करनी है। किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी के गार्ड के तौर पे आप काम नहीं कर सकते। आपको एज ए होल सोसाइटी को सुरक्षित तो रखना है, पर किसी के घर के सामने आप ऐसे खड़े नहीं होगे। तो इसमें सीधे सीधे निजी संपत्ति का सुरक्षा गार्ड नहीं बन सकता पुलिस, वरना तो कानून को निष्पक्ष रूप से लागू रखना ये तो पुलिस का ही काम है। जो प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर का मतलब है जो व्यवस्था बनी हुई है समाज में उसको बनाए रखना, और भैया सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना, ये तो सब पुलिस का काम है। तो बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा वर्दी नियम 1954 में कहा गया है कि क्रॉस, तलवार और डंडा और राज्य प्रतीक एक साथ किसके लिए? राज्य प्रतीक मतलब स्टेट एम्बलम, और एम्बलम क्या है हमारा? हमारा एम्बलम है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, ये कहना चाह रहा है कि अशोक स्तंभ प्लस अशोक स्तंभ यानी राज्य का एम्बलम प्लस जो डंडा तलवार है, क्रॉस ऐसे डंडा तलवार, ये कौन यूज कर सकता है? क्या 15 साल से अधिक जिनकी सर्विस हो गई वो सब कर सकते हैं? क्या चयन श्रेणी में जो पुलिस अधीक्षक है वो कर सकता है? क्या पुलिस महानिदेशक डीजीपी? हाँ बेटा, इसमें डीजीपी भी आ सकता है और इसमें एडीजी भी आ सकता है अगर ऑप्शन में हो एडीजी, क्योंकि एडीजी मैंने बताया था डीजीपी की ही रैंक का अधिकारी होता है, डीजीपी की ही रैंक का अधिकारी एडीजी होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं एक बार। केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना आईपीएस संवर्ग के पदों को कितनी अवधि से अधिक के लिए खाली नहीं रखा जा सकता? ये सीधे सीधे ध्यान रखना है, बस केवल एक ये क्वेश्चन रटना है, क्योंकि ये किसी भी टॉपिक में वहां पे नहीं आ रहा था, इसलिए इसको क्वेश्चन के तौर पे ले लिया है हमने कि अगर केंद्र सरकार जो है उसकी मंजूरी के बिना आप आईपीएस की कोई भी पोस्ट जो है उसको खाली नहीं रख सकते। कितनी अवधि से ज्यादा? 6 महीने से ज्यादा। आप 6 महीने से ज्यादा, किससे ज्यादा? 6 महीने से ज्यादा आईपीएस के पदों को खाली नहीं रख सकते। आप कहो कभी कि ना जी हमें तो ये पद भरने ही नहीं है, तो उसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? और ये सीधे रटना है केवल, इसमें आपको और कुछ दिमाग नहीं लगाना। स्वतंत्रता के बाद यूपी के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी, देखो महानिदेशक नहीं है, ये महानिरीक्षक हैं, यानी
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आपको पता है ना कि डीजीपी का पद तो बाद में बना है बहुत, तो पहले जो चीफ होता था पुलिस का, जो चीफ होता था वो कौन होता था? आईजी। पी, तो पी का मतलब तो पुलिस है, जैसे डीजी का मतलब डायरेक्टर जनरल, फिर साथ में पी लगा दिया तो पुलिस। आईजी का मतलब इंस्पेक्टर जनरल, पी लगा दिया तो पुलिस। ठीक है, तो सीधे सीधे के भैया ये आईजी जो होते थे ना, आईजी यही हुआ करते थे। तो इसलिए ये रैंक महत्वपूर्ण है कि भैया पहले भारतीय आईजी कौन थे, सॉरी पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तो ये थे बीएन लाहिड़ी, और ये सवाल आया हुआ है और ये हमने कल थ्योरी में भी पढ़ा था, बीएन लाहिड़ी। ठीक है, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि पुलिस सेवा में जो गैर राजपत्रित रैंक हैं उन पर सीधी भर्ती किसके माध्यम से की जाएगी? देखो, ये चाहे आपने जिंदगी में भी ना पढ़ा हो, पर आप इसे अगर समझोगे तो कर लोगे। कह रहे हैं नॉन गजेटेड रैंक, ये कह रहे हैं नॉन गजेटेड पे भी कौन किसके माध्यम से भर्ती होगी? ये कह रहे हैं जी यूपीएससी करेगी। आप मुंह पे ऐसे हाथ लगा के हंसोगे ना कि पुलिस यूपीएससी करेगी, है ये तो बेकार है। फिर आप जैसे न्यायाधीशों का कॉलेजियम, कॉलेजियम क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए वो करता है ना कि कौन कौन जज बनेगा, सिफारिश, उसको कहते हैं तो न्यायाधीशों का कॉलेजियम। एक स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जैसे यूपी का पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो डीएसपीओ को रिकमेंड करता है। तो ये भी कि हमने पढ़ा था जी, इसको तो डीएसपी के लिए होता है यूपी, ये जो है यूपी का पीएससी या किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के लिए। तो इसमें सिंपल हो जाएगा कि स्टेट लेवल का एक पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा। आपके लिए भी बना हुआ है क्या? क्या आपके लिए नहीं बना हुआ है स्टेट लेवल का एक पुलिस भर्ती बोर्ड? अगर बना हुआ है तो बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और ये सबके लिए है, ये केवल यूपी के लिए नहीं बना, ये मॉडल पुलिस अधिनियम केंद्र सरकार ने बना दिया और ये यूपी के लिए नहीं बना। इसे सब राज्यों को अपनाना चाहिए क्योंकि इसमें सबके लिए कॉमन चीजें बताई गई हैं। पर यह बात अलग है कि भैया क्योंकि राज्य सूची का विषय होता है पुलिस, तो इसलिए केंद्र सरकार सुझाव दे रहा है, उसे मानना या ना मानना पूरी तरह से राज्य के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए सारे सुझाव इसके अभी भी नहीं माने गए हैं। बात यह है क्योंकि स्टेट मानना चाहे तो मान लेगा, नहीं मानना चाहे तो नहीं मानेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हाँ आगे आइए। न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा वाला एक पुलिसकर्मी हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक ले सकता है? तो क्या 18 साल वाला या कितना? तो 18 साल वाला ले सकता है। मॉडल पुलिस अधिनियम में कहा गया है कि राज्य सरकार रैंक के लिए पैनल में शामिल राज्य पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारियों में से डीजीपी की नियुक्ति करेगी। देखो बेटा कि भैया मान लो डीजीपी चुनना है, तो डीजीपी के लिए पहले राज्य सरकार होगी, वो कितने अधिकारियों को देखेगी कि कितने अधिकारियों में से डीजीपी बनाना है। तो सबसे सीनियर 3 अधिकारियों में से, सबसे सीनियर 3 अधिकारियों, बेटा 5 नहीं, सबसे सीनियर 3 अधिकारियों में से वो देखेगी कि भैया इनको डीजीपी बनाएंगे। तो नहीं, डीजीपी बनने के लिए क्या जरूरी है कि जो सबसे सीनियर 3 अधिकारी हैं उनमें से एक डीजीपी बन सकता है। तो राज्य सरकार पैनल बनाएगी, उन तीनों में से जो उचित लगेगा उसे बना देगी। ठीक है, चलिए आगे आइए। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के अनुसार एक महिला एवं बाल संरक्षण डेस्क विद्यमान होनी चाहिए। कहां पे? क्या एसपी के ऑफिस में चल जाएगी? केवल डीआईजी के यहां लगा दें एक महिला डेस्क बाल संरक्षण और बच्चों के लिए? क्या हर शहर में लगानी जरूरी है या हर पुलिस स्टेशन में? तो मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 कहता है कि एक महिला और बाल संरक्षण डेस्क तो आपको हर पुलिस स्टेशन में लगा देनी चाहिए, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में लगा देनी चाहिए। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 13 में कहा गया है कि शर्तों के अधीन एक पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में तैनात एक अधिकारी का न्यूनतम कार्यकाल कितना है? कितना न्यूनतम कार्यकाल होना चाहिए? हमने बताया था ना कि भैया डीजीपी का, मॉडल पुलिस अधिनियम कहता है ये कि डीजीपी का और एसएचओ का जो कार्यकाल है वो मिनिमम 2 साल होना चाहिए। मिनिमम 2 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए?
मिनिमम 2 साल होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बच्चा कह रहा है 32 का ए ऑप्शन है। नहीं बेटा, 32 का बी होगा। महिला और बाल संरक्षण डेस्क हर थाने में होनी चाहिए, हर थाने में, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 2 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 साल। तो डीजीपी का भी 2 साल होना चाहिए, और किसका होना चाहिए? एसएचओ का भी। अब यहाँ पे धारा और देख लेना, धारा 13 है। क्या पता अगले साल ऐसे पूछ ले कि मॉडल पुलिस अधिनियम की किस धारा के तहत डीजीपी और एसएचओ का 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए। हो सकता है इस तरह से पूछे, तो ये ध्यान रखना है। पुलिस बल के पुनर्गठन पर पद्मनैया समिति की स्थापना किस वर्ष? ये कल हमने बताया था कि ये 3-4 देख लेना, सीधे सन 2000 याद रखना है बस। ये पुलिस बल के पुनर्गठन पे एक कौन सी बनी है बेटा? पद्मनाभैया समिति, पद्मनाभैया समिति है। और ये पद्मनाभैया समिति जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति किसके अंत में की गई थी? देखो 1970 का मतलब जानते हो? इसका मतलब होता है 1970 से 1979। 70 का मतलब जिसमें 7 हो जरूर। 50 का मतलब है 1950 से 1959, यानी जो 50 में चल सकता है। ये 1990 से 1999, और ये 1960 से 1969। ठीक है, तो धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति किसके अंत में की गई थी? किसके अंत में की गई थी? सीधे सीधे सवाल आएगा। ये कौन सा आएगा बताओ? 34 में। जो बच्चे सी कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। सी कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट। जिसने 8 रिपोर्ट पेश की थी, 8 रिपोर्ट इसने पेश की थी, आपको बताइए, है ना? धर्मवीर आयोग बोल देते हैं इसको, 8 रिपोर्ट। और वो 8 रिपोर्ट 1979 से 1981 के बीच पेश की गई थी। कल हमने पढ़ा था 1979 से लेके 1981 के बीच ये पेश की गई थी। और ये सीधे सीधे सवाल आएगा बेटा, कल ही तो पढ़ाया है। आज ही 1990 बता रहे हो आप में से कई लोग, कल ही तो पढ़ाया है। सामान्य तौर पर केंद्र सरकार किस अंतराल पर आईपीएस संवर्ग के संख्या बल की पुनः जांच करती है? कि आईपीएस कैटेगरी में कितने लोग रहने चाहिए, ये केंद्र सरकार कितने अंतर पे करती है। जो बच्चे 5 साल कह रहे हैं वो देखो, जो 5 साल कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो हर 5 साल के अंतर पर केंद्र सरकार देखेगी जो आईपीएस कैडर के, संवर्ग का मतलब है कैडर, आईपीएस के, आईपीएस पोस्ट वाली संख्या बल कितनी होनी चाहिए? तो 5 साल होनी चाहिए। राज्य पुलिस का नेतृत्व आमतौर पर बताओ कौन से रैंक के अधिकारी करते हैं? यह भी आया हुआ सवाल है। तो राज्य पुलिस में आमतौर पर डीजीपी ही चीफ होते हैं। कौन होते हैं? डीजीपी ही चीफ होते हैं। ठीक है, डीजीपी ही चीफ होते हैं आमतौर पे। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 अनुशंसा करता है कि पुलिस जिला के नाम से जाने जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र को इस नामक छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, और जिनमें से प्रत्येक के आगे कई पुलिस सर्कलों में विभाजित किया जा सकता है। जल्दी बताओ पहले क्या बनेगा? क्या पुलिस की सब डिवीजन बनेगी पहले? हाँ, पुलिस की सब डिवीजन। तो जो जिला है वो सब डिवीजन में बांटा जा सकता है। किसमें? सब डिवीजन में। देखो बाकी इससे बड़े हैं। पुलिस स्टेशन हाउस ये तो नहीं, स्टेशन तो सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है, ये पुलिस रेंज, रेंज तो बहुत बड़ी है। जोन उससे भी बड़ा है, 8 ही, पूरी यूपी में 8 ही जोन है, 18 ही रेंज है। थाना और छोटा हो जाएगा। तो जिले को पहले सब डिवीजन में, जैसे मैं दिल्ली पुलिस में था ना, तो दिल्ली पुलिस में मान लो साउथ डिस्ट्रिक्ट है, साउथ डिस्ट्रिक्ट है मान लो दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो उसमें फिर सब डिवीजन नाम की चीजें बनी हुई हैं कि भैया ये सरता विहार सब डिवीजन है, ये बदरपुर सब डिवीजन है, ये जो है कालकाजी सब डिवीजन है। तो याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट से जो छोटी चीज है उसको सब डिवीजन के तौर पे हम जानते हैं। और ये मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 रिकमेंड करता है। कौन करता है? मॉडल पुलिस अधिनियम रिकमेंड करता है इस चीज को बेटा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस पदक जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्ट वीरता के आधार पर प्रदान किया जाता है? तो बताओ, क्या वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक है वो? वीरता के लिए तो सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए कि भैया पुलिस को वीरता के लिए ही पदक दिया जाता है। पुलिस को
वीरता के लिए ही पदक दिया जाता है। ठीक है, पुलिस को वीरता के लिए ही पदक दिया जाता है। बच्चे कह रहे हैं सर फिर से समझाओ। वो कह रहा है देखो, पुलिस जिले के नाम से जाने वाला क्षेत्र एक पुलिस जिला है। आप ये पुलिस जिला क्यों लिख रहे हैं? देखो वैसे आपने यहां नहीं देखा होगा, पर कभी कभी जो हमारा नॉर्मल जिला होता है ना, पुलिस जिले उससे अलग होते हैं। जैसे आप दिल्ली पुलिस में देखोगे ना, वहां जो आईएएस वाला जिला है वो अलग है, उसका क्षेत्र अलग है, और पुलिस के अलग जिले हैं। यानी पुलिस में कई बार दिल्ली में ऐसा भी हुआ है कि नॉर्मल जिले 9 हैं और पुलिस के जिले 13 बना दिए, क्योंकि पुलिस देखती है कि हम अपने हिसाब से कैसे उसको अपनी सुविधा में बांट सकें। तो इसमें सीधे सीधे ये है कि पुलिस जिला जो है उसको किस में बांटते हैं हम, तो मॉडल इसके आधार पे, मॉडल पुलिस अधिनियम के आधार पे हम उसके जब टुकड़े करते हैं ना पुलिस जिले के, तो उसमें जो नीचे बनती है चीज उसको बोलते हैं सब डिवीजन। क्या बोलते हैं? सब डिवीजन, ये उसका नाम है। जैसे हमने यूपी को बदला, यूपी को हमने 8 जोन में पहले तोड़ा, सबसे पहले, हाँ 8 जोन के बाद हमने 18 रेंज में तोड़ा उसको, हाँ जी 18 रेंज में तोड़ा। फिर हमने 75 जिलों में तोड़ा होगा, 75 अलग अलग जिले हैं, हाँ जी हमने 75 जिलों में तोड़ा। फिर अगर हम एक जिले के भी हिस्से बनाएं तो थाना तो बहुत छोटा हो गया, पर तीन चार थानों को मिला के जो एक बनता है ना, वो सब डिवीजन होता है। क्या होता है? सब डिवीजन। ठीक है, कभी कभी सब डिवीजन ऑप्शन में नहीं होगा, यूपी में हो सकता है वो सर्कल कह दे, यूपी में कई बार सर्कल कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन ये पूछा है मॉडल पुलिस अधिनियम, तो अगर मॉडल पुलिस अधिनियम होगा तो उसमें तो बेटा इसका नाम सब डिवीजन ही होता है। उसमें जब थाने, जब उसको जिले को तोड़ते हैं ना हिस्सों में, तो उसे सब डिवीजन बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे आइए। ये हो गया, वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाता है, इन सब चीजों में अगर हम वीरता दिखाते हैं। आगे, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है, बताए गए मानदंडों का पालन करते हुए डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल। कि भैया जो जो चीजें बताई है अगर उनका पालन करते रहें तो डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल कितना होगा, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि कुछ भी हो। मान लो एक डीजीपी बने हैं 59.5 साल की उम्र में, 59.5 साल की में, पर उनको फिर भी 2 वर्ष के लिए डीजीपी बनाया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि सरकार उन्हें कोई दबाव में उनसे कुछ गलत काम ना करवा ले। ठीक है तो ये सिंपल सा ही है, एसएचओ का भी यही कार्यकाल है और मेरे भाई डीजीपी का भी यही कार्यकाल है। हालांकि कल मैंने बताया था सीबीआई डायरेक्टर का भी 3 साल होता है, 2 साल सॉरी, सीबीआई डायरेक्टर, पर बताओ वो कितने एक्सटेंशन ले सकता है। 2021 में एक नियम आया, वैसे सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल 2 वर्ष है, पर 2021 के संशोधन के अनुसार कितने एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं। 2021 में संशोधन आया था और कितनी बार इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो 2021 में संशोधन 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल बराबर 3 साल। ठीक है, बराबर 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष और दे सकते हैं एक्सटेंशन। तो यहां पे तो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। पुलिस कमिश्नर आमतौर पर केवल किसके लिए नियुक्त किया जाता है? कोस्टल सिटी के लिए, कोस्टल विलेज के लिए, यूटी के लिए, या बड़े शहरों के लिए? देखो मेनली जो पुलिस कमिश्नर है ना, लखनऊ में है, गाजियाबाद में है, कानपुर में है, तो जो बड़े शहर हैं मेनली उनके लिए कमिश्नरी सिस्टम चलाया जाता है। कमिश्नरी सिस्टम मेनली बड़े शहरों के लिए चलाया जाता है, तो सीधे सीधे बड़े शहरों पे आ जाएगा आंसर। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 ये रिकमेंड करता है, बोलता है कि पुलिस उपविभाग के रूप में जाने जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र के छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाए तो उन्हें क्या कहेंगे। जैसे कहता है जी पुलिस की सब डिवीजन है, तो इसने बांट दिया है कि सब डिवीजन को भी हम सर्कल में बांट सकते हैं। किस में बांट सकते हैं? हम इनको सर्कल में बांट सकते हैं। तो देखा जाए तो भैया डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को हम किस में बांट सकते हैं? सब डिवीजन में। इससे छोटा होगा सब डिवीजन। हिंदी भी देख लेना, ये अंग्रेजी में ज्यादा अच्छा याद हो जाता है। वैसे आप चाहो तो पुलिस उप विभाग बांट सकते हो। ठीक है, पुलिस सब डिवीजन बोल देंगे इसको, पुलिस सब डिवीजन बोल देंगे। फिर इसको भी सर्कल में बांट सकते हो।
इसको फर्दर सर्कल में बांट सकते हो, इसको फर्दर फिर पुलिस स्टेशन में, इसको फर्दर पुलिस स्टेशन में। अगर इनसे ऊपर जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट से ऊपर कौन जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट से ऊपर चला जाएगा बेटा फिर सीधे सीधे रेंज, और रेंज से ऊपर जोन, और जोन से ऊपर पूरा अपना स्टेट चला जाएगा। आगे देखिए, आईपीएस भर्तियों के लिए चरण 1 प्रशिक्षण आमतौर पर कहाँ होता है? जैसे आईपीएस के लिए जो पहली ट्रेनिंग होगी फेज 1 की, बताओ फेज 1 की जो ट्रेनिंग है तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में? हाँ जी, तो फेज 1 की, वैसे तो इनको अलग अलग जगह भी जाना पड़ता है, पर इनकी जो सबसे पहली ट्रेनिंग है वो कहाँ होगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, और ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ये आईपीएस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? आईपीएस की। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। राज्य को छोटे इलाकों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिनमें से प्रत्येक को फिर से कई पुलिस रेंज में विभाजित किया जाता है। तो राज्य को सबसे पहले जोन, यहां जोन भर दो, जोन कहा जाता है। इनमें से जोन को फिर पुलिस रेंज में बदलेंगे। हम कल से यही बार बार चिल्ला रहे हैं भैया, पहले स्टेट, फिर जोन, फिर रेंज, स्टेट जोन रेंज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जोन रेंज डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से नीचे सब डिवीजन, उससे नीचे सर्कल, और उससे नीचे सीधे सीधे हो जाएगा पुलिस स्टेशन। तो ये हो जाएगा सीधा। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, जिसे तत्समय उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था? तो देखो बेटा, जब हम आजाद हुए तो हम क्या बोले जाते थे? पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से, और कभी कभी संयुक्त प्रांत भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें कौन थे? तो भैया क्या बीएन लाहिड़ी थे? तो ये बीएन लाहिड़ी हमने देखा ही था। इसके पहले आईजी कौन थे? तो बीएन लाहिड़ी थे। स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। 2025 में शुरू की गई E0 FIR, ई भी लिखा हुआ है साथ में, 0 FIR मत समझना केवल। E0 FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो E0 वाला है बेटा, जो साइबर वित्तीय क्राइम है उनकी शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में बदल देना। यानी जो साइबर वित्तीय क्राइम है, जो साइबर से संबंधित, पैसे से संबंधित क्राइम है, ठीक है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। E0 FIR का काम है जो साइबर का क्राइम होते हैं, पैसे से संबंधित, कंप्यूटर का यूज करके वो जो शिकायतें होती हैं तो उनको अपने आप ही ऑटोमेटिकली FIR में चेंज कर देना, और ये हमें दिमाग में रखना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल परीक्षा की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुलिस अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है कितना? तो पहला ही ऑप्शन है भैया 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अपना स्कोर बताइए एक बार, अपना स्कोर बताइए आप लोग, अपना स्कोर बताइए। एक टेलीग्राम है, ठीक है, सोनवीर सरार WA। मैं 1-2 दिन की तो उस पर छुट्टी करनी पड़ेगी, होली पे 1-2 दिन की छुट्टी रहेगी आपकी, तो उस टाइम पे मैं आपको थोड़ा सा घर में कुछ करने के लिए दे दूंगा, घर पे कुछ करने के लिए दे दूंगा थोड़ा सा काम, उस पर एक शीट टाइप में, तो उसको थोड़ा सा आप देख लेना। अगर आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर लेना, वरना तो आप अपनी इनसे भी रिवाइज कर सकते हो, चीज़ों को इनसे भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो 4.8 किलोमीटर ही होता है, ये क्लियर हो गया? हाँ, कितने गलत हुए हैं? जो गलत हुए हैं उनको 2-2 3-3 बार रिवाइज करना है आपको, जो गलत हुए हैं। और देखो, आप एक चीज और समझ लो कि एडमिनिस्ट्रेशन 2 तरीका का है। जो प्रशासन है ना, जैसे इसका टॉपिक का नाम है पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, तो अगर लेखपाल का एग्जाम है तो वो ज्यादा पूछता है डीएम वाली चीजों के बारे में, पर अगर एसआई का एग्जाम है, अगर कांस्टेबल का एग्जाम है, और होमगार्ड भी उसी लाइन में आता है, तो उसमें यही सवाल आते हैं। उसमें आपसे नॉर्मली जो डिस्ट्रिक्ट में वैसा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो नहीं पूछता है नॉर्मली। पर फिर भी एक 10-12 मिनट का रैपिड फायर जब हम इसका बनाएंगे तो मैं आपको कुछ चीजें वहां से भी बता दूंगा। क्यों बता दूंगा? कि 1% आ जाए। वैसे आता नहीं है, सारे पेपर देख लिए हैं पुराने, 2011 तक भी देख लिए हैं। जब पुलिस में भर्ती है तो वो पुलिस से संबंधित ही प्रशासन पूछेगा।
फिर भी अगर कोई गुंजाइश रहे तो हम वहाँ करवाएंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम से ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो इसलिए उसे कोर्स में हम नहीं करवा रहे हैं। ठीक है। हाँ बेटा, स्पेशल बुक है ना, उसमें वो लेखपाल के हिसाब से दिया गया है, लेखपाल के हिसाब से दिया गया है। ठीक है। आप PYQ देखना, आप PYQ देखना, उसमें PYQ लेखपाल वाले मिल जाएंगे, ये वाले नहीं मिलेंगे। नहीं, होमगार्ड के लिए अलग नहीं होगा, क्योंकि होमगार्ड पुलिस वाली ही लाइन में आता है, होमगार्ड पुलिस वाली लाइन में आता है, आप चिंता मत करना। ठीक है। कल हम जनगणना करवाएंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूं, जनगणना मैं चाहता था अलग से करवा दूं आपको उसमें, और एक ही क्लास में सबकी, पर कोर्स में, चलो अभी मुझे बताओ, आप में से जो जो चाहते हैं कि मैं जनगणना कोर्स में ही करवाऊं, वो एक बार थम्स अप कर दो। जो चाहते हैं कि मैं जनगणना कोर्स में ही करवाऊं, और कोर्स में होंगे तो उसकी 2 क्लास होंगी। MCQ साथ साथ नहीं करवाएंगे, MCQ पहले टॉपिक और ख़त्म करवाने के बाद फिर करवा देंगे। जनगणना के MCQ आपको कहीं भी मिल जाते हैं, इनके तो मिलते नहीं है, इनके तो मिलते नहीं है, इसलिए इनके साथ में करवाने जरूरी हैं। बाकी जनगणना के तो आपके पास हर जगह MCQ मिल जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं, हालांकि 2-4 कह रहे थे नहीं सर यूट्यूब पे ही करवा दो, पर आपको ऐसी जल्दी तो है नहीं कि आपका अभी मार्च में पेपर है उनके तरह, SI वालों की तरह, तो 1 या 2 क्लास एक्स्ट्रा लगेगी तो लग जाने दो, फिर आपको हम यहीं करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग चाहते हैं जी कोर्स में ही करवाइए। कल मैंने बहुत सारे मैसेज देखे ना, इसलिए फिर मैंने आपसे पूछ लिया है। और एक काम करके आना कल, एक काम जरूर करके आना, कि ये दोनों पिछले 2 चैप्टर हैं, कल के लिए टास्क है पिछले 2 चैप्टर के MCQ पढ़ के आने एक बार, पिछले 2 चैप्टर के MCQ का रिवीजन करके आओगे। ठीक है। एक, क्योंकि आपको पता ही है कॉमन से ही टॉपिक हैं, तो होमगार्ड के लिए भी यही क्लास चल रही है अभी कुछ दिन से। मुझे लगता है कि जब जान लगानी है तो एक ही क्लास में लगा दो एक साथ ही, क्योंकि सेम ही पढ़ाना है। अगर मैं उसी क्लास को दोनों बार दिन में एक ही जगह पढ़ाऊँ तो शायद मैं उतना जान भी ना लगा पाऊँ। पर आप ये बताओ कि अभी क्या जो प्रैक्टिस सेट है, देखो मेरी छुट्टी होने वाली है ख़त्म, आपको बताइए मैं नौकरी करता हूँ अभी भी। आप में से कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट में लेके आऊं, GS का कंप्लीट? आप में से जो बच्चे चाहते हैं मुझे बता दो, ताकि मैं एक प्लान बनाऊं कि मुझे आगे छुट्टी लेनी है या आप जाके ज्वाइन कर लेना है 10 दिन बाद। क्योंकि अगर 10-12 दिन में ये टॉपिक तो ख़त्म हो जाएंगे, बाकी जो नॉर्मल स्टैटिक GK के टॉपिक हैं यूपी कांस्टेबल वाले, वो लगभग 1 महीने और चलेंगे, वो तो मैं आपको पढ़ाता ही रहूँगा अलग, होमगार्ड की क्लास ख़त्म हो ही जाएगी। आप में से कितने लोग हैं कि चाहते हैं कि हाँ भाई मैं वो प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ, क्योंकि अगर वो लेना हुआ तो फिर मुझे छुट्टी बढ़ानी पड़ेगी, फिर मुझे कम से कम 2 महीने की छुट्टी बढ़ानी पड़ेगी बेटा। चलिए ठीक है, होमगार्ड के पहले से ही चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। हालांकि उनको भी 1 महीने का मौका लगभग मिलेगा, हम जब से शुरू करेंगे, तो आप भी जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। चलिए ठीक है, ठीक है बेटा, मुझ तक आपका मैसेज पहुंच गया है, करते हैं इस बारे में शुरुआत। ठीक है। तो ये टास्क करके आना है कल, कि टास्क है पिछले 2 चैप्टर के MCQ का रिवीजन, और कल बहुत बेहतरीन ढंग से जनगणना शुरू करेंगे और परसों उसको खत्म कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।